हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज का जो हमारा चैनल है वो टॉपिक है, जैसा कि कल मैंने बताया था गवर्नर जनरल को लेके। दो गवर्नर जनरल मैंने पढ़ाए थे, पहला था लॉर्ड क्लाइव और दूसरा है वॉरेन हेस्टिंग्स। अब चलते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद अगला जो गवर्नर जनरल आ रहा है वो आ रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है, क्योंकि यहां से लगातार कॉर्नवालिस से जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो वहां पर ये सभी क्वेश्चन बनेंगे। इसका जो कार्यकाल है 1786 से 1793, 1786 से 1793। कॉर्नवालिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉर्नवालिस को भारत में कहा जाता था सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा गया है। कॉर्नवालिस को क्या कहा गया है? भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा गया है। क्या कहा गया है? पहली चीज कि सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा गया है। पुलिस सेवा का जन्मदाता, फाउंडर ऑफ सिविल सर्विसेज एंड पुलिस सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, कॉर्नवालिस इज कॉल्ड, यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, टाइम पीरियड 1786 टू 1793। अगर अब बात करते हैं पहली चीज, इसका क्या कहा गया है? भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा गया है। और भारत में दरोगा पद का जो सृजन किया था, ये क्वेश्चन जो एसआई वाले हैं उनको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। भारत में दरोगा पद का सृजन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। दरोगा पद का सृजन, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? दरोगा पद के गठन जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। दूसरा बेटा यहां पर बात आती है, तो चीजें हो गई दो। इसकी जो मजार है, इसकी जो टॉम्ब है, ठीक है, जो मजार है वो कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। इसकी मजार कहाँ स्थित है? गाजीपुर, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहां पर क्या है? इसकी मजार स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल, सिर्फ एक मात्र गवर्नर जनरल है जिसकी मजार भारत में स्थित है, तो वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जिसकी मजार कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। दूसरा यहां पर बात आती है, तीन चीजें तो यहां पर हो गई पॉइंट। पहला, सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे कहते हैं। दूसरा, इसको कहा जाता, दरोगा पद का सृजन किसने किया था? तो वो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तीसरा, इसकी मजार जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। अब यहां पर एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम इसके शासनकाल में लाया गया था, ठीक है, जिसको दहसाला व्यवस्था कहते थे। क्या कहा जाता था? दहसाला व्यवस्था। दहसाला व्यवस्था, या अगर इंग्लिश में इसको कहेंगे व्यवस्था, या इंग्लिश में इसको कहेंगे 10 ईयर सेटलमेंट। 10 ईयर सेटलमेंट, 10 ईयर सेटलमेंट। अब बात आई 10 ईयर सेटलमेंट, ये लाया गया था 1790 में, 1790 में। लेकिन इसको आगे बदल कर, ठीक है, 1793 में क्या किया? इसको बदल कर दिया गया 1793 में। इसको क्या किया गया? चेंज कर दिया गया और इसको कर दिया गया स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त के नाम से इसको कर दिया गया। कब किया गया? 1793 में। और ये जो बंदोबस्त है, ये जितने भी सेटलमेंट हैं, ये किससे संबंधित हैं? लैंड रेवेन्यू से संबंधित हैं। अब बात बेटा आएगी, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था थी, वो सबसे प्रमुख है इस समय इतिहास में, और गवर्नर जनरल में हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कारण क्या था? कारण होने का सिर्फ और सिर्फ कारण यही था, दो चीजें आपको यहां पर दिखने को मिलेंगी कि एक तो अंग्रेजों का जो माध्यम है कि कैसे पैसा खींचा जाए भारत से, उसमें दो हैं, एक व्यापार और दूसरा माध्यम क्या है? दूसरा था भू राजस्व व्यवस्था। अब भू राजस्व व्यवस्था अधिक से अधिक कैसे कर लिया जाए, इसके लिए कोई ना कोई एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। इस कारण तीन सिस्टम जो हैं यहां पर लाए गए। एक तो पहला लाया गया स्थायी बंदोबस्त, ठीक है,
स्थायी बंदोबस्त। दूसरा लाया गया रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्या लाया गया? रैयतवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और तीसरा लाया गया महालवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा लाया गया महालवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। अब बच्चे बात आई कि जो महालवाड़ी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त है, ये तीनों हैं क्या, इनमें क्या क्या सिस्टम थे। यहीं पे मैं आपको अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम पूरा क्लियर कराऊंगा, इसी गवर्नर जनरल के साथ साथ तीनों कराऊंगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से चीजें समझाऊंगा इसमें था क्या, इनमें क्या क्या प्लान किए गए। देखो 10 साला व्यवस्था क्या थी, एक तरीके से जमींदारी व्यवस्था थी। एक व्यक्ति को 10 साल के लिए जमीन दे दी गई कि आपको इतना रेवेन्यू यहां से वसूल के देना है। लेकिन आगे चल के क्या किया गया, उसी जमीन को परमानेंट कर दिया गया कि आपके पास जमींदार, आपके पास 200 या 2000 5000 बीघा जमीन रहेगी और आपके पास परमानेंट है, आप जब तक रेवेन्यू जमा करते रहेंगे ब्रिटिश खजाने में आपके। इसी प्रकार से जो लाया गया था वो लाया गया था स्थायी बंदोबस्त। क्या लाया गया है? स्थायी बंदोबस्त, या इसको कहा गया है परमानेंट सेटलमेंट। ये लाया गया है कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, या इंग्लिश में कहेंगे परमानेंट सेटलमेंट। अब बच्चा परमानेंट सेटलमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट लाया गया है 1793 में। कब लाया जा रहा है? 1793 में। इस सेटलमेंट में किया क्या गया, इस सेटलमेंट को सबसे पहले क्या किया गया, इसको लाने में दो व्यक्ति बहुत सहायक हैं। एक जॉन सोर है, ठीक है, पहले कौन है? जॉन सोर है, जॉन सोर। और दूसरा जो व्यक्ति है वो है जेम्स ग्रांट। इन दोनों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस सेटलमेंट को लाने में। और इस सेटलमेंट के अंतर्गत ये कुल कितने ब्रिटिश भूभाग पर लागू किया गया, सबसे पहली बात आई ये ब्रिटिश भूभाग पर। जो ब्रिटिश भारत है, या ब्रिटिश भारत लिख लो, भूभाग मत लिखो, ब्रिटिश भारत। ये ब्रिटिश भारत 19% ब्रिटिश भारत पर इसको लागू किया गया, ठीक है। अब ब्रिटिश भारत का मतलब क्या है? जितना भारत का क्षेत्र सीधे सीधे अंग्रेजों के अंडर में था। और किया क्या गया, इसमें जो भूमि का मालिक था, जो भूमि का मालिक है वो बना दिया गया जमींदार को। इसमें भूमि का मालिक किसे बना दिया गया? जमींदार को। और जमींदार को बनाने के साथ साथ अब क्या होता था कि जमींदार को एक रकम निश्चित कर दी जाती थी और एक दिन, एक तारीख निश्चित कर दी जाती थी कि इस दिन सूरज अस्त होने से पहले आपको इतना रेवेन्यू यहां पर देना है। लेकिन जमींदारों पे यहां पर क्या किया गया, कोई लगाम नहीं लगाई गई कि वो जो है किसी भी तरीके से कितना भी रेवेन्यू किसानों से वसूल सकते थे। और अगर कोई किसान उनको रेवेन्यू नहीं दे पाता था तो वो उसकी जमीन उठा के दूसरे को दे देते थे। और ये जितनी भी भू राजस्व व्यवस्थाएं थी, इनसे किसानों का शोषण बहुत ज्यादा हुआ और सिर्फ भारतीयों के माध्यम से ही हुआ। कारण क्या था? जब भूमि का मालिक जमींदार को बना दिया गया और कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर लागू किया गया? 19% क्षेत्रफल पर इसको लागू कर दिया गया। इसके बाद क्या किया, जो जमींदार थे उन्होंने किसानों का शोषण धीरे धीरे शुरू किया। उन्होंने मनचाहा लगान वसूलना शुरू किया। और जो किसान जो है, क्योंकि उस समय जो अगर खेती होती थी वो होती थी मानसून पर आधारित। अब अगर मानसून नहीं आया तो फसल चौपट तुम कर ले रहे हो 50%। और जब कर नहीं दे पाता था किसान तो उसकी जमीन भी छीन ली जाती थी, ठीक है। और कुल मिला के आया कि परमानेंट सेटलमेंट को कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर लागू किया गया था, तो वो क्षेत्रफल कितना है आपका, वो है 19% क्षेत्रफल पर इसको लागू किया गया था। भूमि का मालिक किससे बनाया गया था? जमींदार को। क्षेत्र अगर देखोगे तो उड़ीसा था, असम था, उत्तर प्रदेश का बनारस डिवीजन है, पश्चिमी बंगाल है, इन सभी क्षेत्रों पर यह क्या किया गया था, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल पर इसको लागू किया गया था। और जो जमींदार होता था उसको क्या फायदा होता था? जमींदार जितना भी रेवेन्यू वसूल के लाता था उसका 1/11%, 1/11% क्या है, वसूलने के क्रम में जमींदार को दे दिया जाता था, ठीक है। तो क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट की अगर हम लोग बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट को व्यवस्था को लागू करने वाला से संबंधित व्यक्ति था जॉन सोर और जेम्स ग्रांट।
और कुल ब्रिटिश भूभाग के क्या है 19% क्षेत्रफल पर इसको लागू किया गया। साथ ही साथ भूमि का मालिक बनाया गया था जमींदार को, और जमींदार जितना भी रेवेन्यू वसूल के लाता था उसका 1/11% किसे दे दिया जाता था, जमींदार को वसूलने के एवज में। पहला तो हो गया ये स्थायी बंदोबस्त। अब दूसरा जो बंदोबस्त आ रहा है वो आ रहा था रैयतवाड़ी। कौन सा आया है, सेकंड, रैयतवाड़ी सेटलमेंट या रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगर अब हम लोग रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात करें। रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था इसको कुल ब्रिटिश भारत के, ठीक है, कुल ब्रिटिश भूभाग के, कुल ब्रिटिश भूभाग के 51% क्षेत्रफल पर इसको लागू किया गया। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर इसको लागू कर दिया गया था, 51% क्षेत्रफल पर इसको क्या किया गया, कुल ब्रिटिश भूभाग के लागू कर दिया गया। और साथ ही साथ अगर देखोगे तो इसमें सबसे पहला जो एक लागू किया गया था वो 1792 में, ठीक है, सबसे पहले इसको लागू किया गया 1792 में वारा महल, मद्रास का जो वारा महल है वहां पर इसको लागू किया गया, वारा महल में। और किसके द्वारा, कर्नल रीड के द्वारा, कर्नल रीड के द्वारा। आगे चल के इसको पूरे मद्रास में लागू किया गया। सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर वारा महल में मद्रास का जो है लागू किया गया, और किसके द्वारा लागू किया गया है, कर्नल रीड के द्वारा। अब जब रैयतवाड़ी बंदोबस्त आया तो कुल 51% भूभाग पर लागू किया गया। और कहाँ सबसे पहले लागू किया गया, 1792 में वारा महल में। और 1810 में आप देखोगे, 1810 में आगे चल के जो टॉमस मुनरो हैं वो भी इसी से संबंधित हैं। ये भी ध्यान रखना, दोनों से पूछा गया, कर्नल रीड और टॉमस मुनरो। इन्होंने क्या किया, संपूर्ण मद्रास में इसको आगे चलकर लागू कर दिया गया। ठीक है, मद्रास प्रांत में 1810 में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। इसके बाद एल्फिस्टन ने मुंबई में लागू किया इसको। एल्फिस्टन जो था, ठीक है, एल्फिस्टन ने क्या किया, इसको मुंबई में लागू कर दिया, मुंबई में। तो कुल मिलाकर क्या है कि कुल ब्रिटिश भूभाग के 51% क्षेत्रफल पर क्या किया गया था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसमें जो भूमि का मालिक होता था, इसमें भूमि का जो मालिक था वो था किसान। इसमें भूमि का जो मालिक बनाया गया था वो किसे बनाया गया था, भूमि का मालिक बनाया गया था किसान को। अब देखो बात यहां पर आई, भूमि का मालिक यहाँ पर कौन है, किसान है। जबकि परमानेंट सेटलमेंट में या स्थायी बंदोबस्त में जो भूमि का मालिक बनाया गया था वो बनाया गया था सीधे सीधे आपका जमींदार को। अब बात आई रैयतवाड़ी बंदोबस्त की, और अगर बात करें तो यहाँ पर भूमि का मालिक क्या हो गया, किसान हो गया। कुल ब्रिटिश भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर यह लागू है, ठीक है, कुल ब्रिटिश भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर लागू है, 51%। भूमि का मालिक कौन है, भूमि का मालिक है यहाँ पर किसान बनाया गया है। संबंधित कौन है, कर्नल रीड और टॉमस मुनरो इससे संबंधित है। और एल्फिस्टन के द्वारा इसे क्या है, मुंबई में लागू किया गया था। ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तीसरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखते हैं वो कौन सा था। तीसरा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो है महालवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। अभी इसके बाद में मैं बताऊंगा कि इन तीनों बंदोबस्त का भारतीय जनता पर या भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा और क्या अंग्रेजों के विरोध में गया, क्या अंग्रेजों के सपोर्ट में गया, इन दोनों को हमें यहाँ पर जानना है। अगर बात करते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त की, तो महालवाड़ी बंदोबस्त जो लागू किया गया था कुल ब्रिटिश भूभाग के 30% क्षेत्रफल पर इसको लागू किया गया। क्या है, कुल ब्रिटिश भूभाग के 30% क्षेत्रफल पर इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। कितने क्षेत्रफल पर लागू किया गया है, 30%। और यहाँ पे जो भूमि का मालिक बनाया गया था, जो भूमि का मालिक बनाया गया है वो बनाया गया था महाल। और महाल बच्चा किसे कहते हैं, गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है, महाल कहा जाता है। गांव का मुखिया कौन कहलाता है, वो कहलाता है महाल, ठीक है। और इससे जो संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है, वो 2 व्यक्ति हैं, उसको हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन किस व्यवस्था से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 व्यक्ति हैं, हाल्ट मैकेंजी
हॉल्ट मैकेंजी और दूसरा व्यक्ति है मार्टिन वर्ल्ड। ये दोनों किससे संबंधित हैं? ये दोनों संबंधित है आपका भू राजस्व व्यवस्था से। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आती है, महालवाड़ी बंदोबस्त है 1822 में सबसे पहले इसको लागू किया गया। कुल ब्रिटिश भूभाग के 30% क्षेत्रफल पर लागू किया गया और भूमि का मालिक इसमें बनाया गया महाल या गांव के मुखिया को। ठीक है, अब बात आई यहाँ पर कि एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत में भू राजस्व का जन्मदाता किसे कहते हैं? ठीक है, क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में भू राजस्व का जन्मदाता, भू राजस्व का जन्मदाता, उत्तर भारत में भू राजस्व का जन्मदाता मार्टिन वर्ल्ड कहा जाता है। मार्टिन वर्ल्ड को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में भू राजस्व का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, ये तो चीज हो गई यहाँ पर तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। अब इसके बाद एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। फिर इसमें एक सूर्यास्त का नियम आता है और दूसरा इसका भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा उसको भी थोड़ा सा हमें देखना है। अब देखो, सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त क्या था? इसमें कौन कौन किया गया है? जॉन सोर और जेम्स ग्रांट को कुल ब्रिटिश भूभाग के 19% क्षेत्रफल पर इसे लागू किया गया। भूमि का मालिक इसमें कौन होता था? जमींदार होता था। और जमींदार या महाल जितना भी वसूल के देता था दोनों को 1/11% क्या है दे दिया जाता था। दूसरा, इससे और आगे चलते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त में। इसमें क्या किया गया था? ठीक है, इसमें क्या किया गया कि इसमें कुल ब्रिटिश भूभाग के 51% क्षेत्रफल पर इसको लागू किया गया। साथ ही साथ 1792 में सबसे पहले कर्नल लीड के द्वारा 12 महल, बाद में 1810 में क्या किया गया? टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में और एल्फिंस्टन के द्वारा इसे मुंबई में लागू किया गया। और इसमें भूमि का मालिक जो बना दिया गया था वो बना दिया गया था किसान को। नेक्स्ट अगर बेटा बात करेंगे तो महालवाड़ी था। महालवाड़ी को कुल ब्रिटिश भूभाग के 30% क्षेत्रफल पर लागू किया गया था। और 30% क्षेत्रफल पर लागू करने के बाद यहां पर जो भूमि का मालिक बनाया गया था वो कौन था? महाल। और महाल होता है गांव का मुखिया। दूसरा, हॉल्ट मैकेंजी, इसको संबंधित व्यक्ति कौन है? इसको जो अप्लाई करने वाले व्यक्ति हैं हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि उत्तर भारत में भू राजस्व का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? मार्टिन वर्ल्ड को। ये तीनों सिस्टम जो कुल मिला के लागू किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उनका सिर्फ एक नियम था कि अधिक से अधिक रेवेन्यू जो है कलेक्ट करना भारत के किसानों से, क्योंकि एकमात्र यही सबसे बड़ा जो जरिया था अंग्रेजों का वो था भारत से पैसा खींचने का। अब बात आई सूर्यास्त के नियम की। ठीक है, लॉ ऑफ सनसेट या सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम, सूर्यास्त का नियम क्या है इसको थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा। देखिए बेटा, सूर्यास्त के नियम की बात करते हैं। हुआ क्या कि अंग्रेजों ने क्या किया, एक तारीख निश्चित कर दी। अंग्रेजों ने क्या किया, जो जमींदारी बेची जाती थी, पहले नीलाम होती थी कि इस जैसे आजकल नीलामी होती है वही तब होती थी, ऑक्शन होता था कि जो सबसे ज्यादा पैसा लगाता था उसको वो क्या है वहां की जमींदारी बेच दी जाती थी। और ये एकमात्र जो जरिया था वो अंग्रेजों का बहुत अच्छा पैसा कमाने का था। और साथ ही साथ उन्होंने एक सूर्यास्त का नियम लाए। सूर्यास्त का द रूल ऑफ सनसेट कहा जाता था। जैसे सूर्यास्त के नियम में अंग्रेजों ने कहा कि एक निश्चित तारीख कर दी और जमींदारों से कहा कि अगर आप लोग इस तारीख को सूर्य ढलने से पहले आपको जो साल का टैक्स है वो पूरा जमा करना पड़ेगा ब्रिटिश राज कोष में आके, और अगर ऐसा करने में जमींदार असफल होता है तो क्या होगा, उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। इस परिस्थिति में जमींदार को चाहे टैक्स कलेक्ट हुआ हो या ना हुआ हो, उसको वहां पर जाके टैक्स जमा करना ही है। अब बात आई यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि ये तीनों जमींदारी को आपने अच्छे से देखा और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है लगातार कि निम्नलिखित में से जो कौन सी जमींदारी व्यवस्था जो थी वो किसानों के लिए हितकर थी। अगर किसानों के लिए हितकर की हम लोग बात करेंगे कौन सी जमींदारी व्यवस्था किसानों के लिए अच्छी है, तो उसमें आएगी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी क्यों थी? क्योंकि उसमें सीधे सीधे किसी भी मध्यस्थ का इंटरफेयर नहीं था, ना तो वहां पर बीच में महाल था और ना ही क्या है
जमींदार हैं। अंग्रेजों ने एक फिक्स अमाउंट कर रखा था कि हमें इतने प्रतिशत चाहिए, जबकि जमींदार और महाल अपनी मनमानी तरीके से वसूली करते थे। और जहां जहां पर बीच में मध्यस्थ नहीं होता है, वहां पर बेटा हमेशा देखोगे कि किसी भी तरीके का आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और वही चीज हमें यहां पर देखने को मिलेगी। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है, एक बार पूछा भी गया है, यूपी के पीएससी ने एक बार पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो किसानों के पक्ष में थी, तो वो थी रैयतवाड़ी, क्योंकि वहां पर सीधे सीधे भूमि का मालिक किसे बनाया गया था, किसान को। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो ये जो तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाए गए थे, इनका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था। वो कारण सबसे प्रमुख क्या था कि किसानों की दुर्दशा होनी थी, किसानों को और ज्यादा इससे नुकसान ही होना था, कोई फायदा वहां पर नहीं होना था। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट। ये चीजें आपने समझ ली। इतनी चीजें क्या है, कॉर्नवालिस से हमसे लगातार पूछी गई हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम से हमेशा 100% क्वेश्चन आता है, तो एक एक फैक्ट आपको यहां पर याद होना चाहिए। और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से वहां पर पूछे गए हैं। अब बात आते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट। जो गवर्नर जनरल हमारा आएगा, ठीक है, वो आएगा आपका लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली का जो शासनकाल है वो 1798 से 1805 है। कितना है? 1798 से 1805 है। अगर हम लोग लॉर्ड वेलेजली की बात करते हैं, लॉर्ड वेलेजली को भारत में जो जाना जाता है सब्सिडरी ट्रीटी या सहायक संधि के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन ही पहली बात तो सिंपल सा बनता है कि लॉर्ड वेलेजली को किस चीज के लिए जाना जाता है, तो सहायक संधि के लिए। किस चीज के लिए जाना जाता है? सहायक संधि के लिए। भारत में अगर किसी को जाना गया है, सब्सिडरी ट्रीटी के लिए जाना गया है, तो वो कौन है? लॉर्ड वेलेजली। अब बात आई ये सब्सिडरी ट्रीटी थी क्या, ठीक है, सहायक संधि थी क्या, और कारण क्या था कि सब्सिडरी ट्रीटी को लाने का, तो वो यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहली बात आई सहायक संधि के लिए किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है। दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को सहायक संधि के लिए जाना जाता है, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता क्या बनेगा? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता। भारत में जो सहायक संधि का जन्मदाता है वो कौन है? वो कहा गया है आपको डुप्ले को। किसको कहा गया है? डुप्ले को। डुप्ले को कहा गया है। ठीक है, कुल मिला के बात आई यहां पर इतनी कि भारत में किसे सहायक संधि के लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है आपका लॉर्ड वेलेजली को। और दूसरा अगर पूछता है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था, तो वहां पर जन्मदाता कौन है? डुप्ले है। अब बात आई भारत में सहायक संधि क्यों लाई गई। भारत में सहायक संधि लाने के प्रमुख जो कारण है, उसमें पहला कारण था, ठीक है, पहला जो सबसे पहले कारण था नेपोलियन का आक्रमण का खतरा। नेपोलियन के आक्रमण का खतरा। नेपोलियन के आक्रमण का खतरा। अब यहां पर समझो नेपोलियन के आक्रमण का खतरा भारत में क्यों है और क्यों सहायक संधि ला रहे हैं। हुआ क्या है कि जिस समय लॉर्ड वेलेजली भारत में आ रहा है, उसी समय नेपोलियन का जो आक्रमण का खतरा भारत पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था कि नेपोलियन कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता है। और आक्रमण करने के क्रम में आप देखोगे जितनी पश्चिम की रियासतें थीं वो सब अंग्रेजों के विरोध में थीं, और साथ ही साथ क्या था, फ्रांसीसी भी अभी बहुत मजबूत स्थिति में थे अंग्रेजों के मुकाबले में, और कई भारतीय छोटी छोटी रियासतें विरोध कर रही थी अंग्रेजों का, जिस कारण उसको लगता था कि अगर नेपोलियन आया भारत में तो बाकी रियासतें या फ्रांसीसी वो पूरी तरीके से क्या करेंगे, नेपोलियन का साथ दे देंगे और अंग्रेजों को क्या है, भारत से यहाँ पर जाना पड़ेगा। दूसरा जो कारण बना वो बना
कि फ्रांसीसियों को कमजोर करना। क्या है? फ्रांसीसी कंपनी को हराना या परास्त करना या कमजोर करना। ठीक है, कुछ भी इसको समझ सकते हो। फ्रांसीसी क्या थे कि अंग्रेजों से बहुत मजबूत स्थिति में थे, क्योंकि मैंने यूरोपीय कंपनियां पढ़ाई, उसमें मैंने बताया। और दूसरा, अभी जब क्षेत्रीय रियासतें पढ़ेंगे या दक्षिण भारत की पढ़ेंगे तब आपको ध्यान आएगा, तब पता चलेगा कि फ्रांसीसी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में थे, वो इनकम्पैरेटिवली ब्रिटिश। फ्रांसीसी की शक्ति को कमजोर करना या फ्रांसीसियों को थोड़ा डाउन करना, यह सबसे प्रमुख कारण पड़ा सहायक संधि का। तीसरा जो प्रमुख कारण बना वो था श्रेष्ठता स्थापित करना, ब्रिटिशों की श्रेष्ठता स्थापित करना। ये एक प्रमुख कारण था कि हम क्या हैं, श्रेष्ठ हैं। कहते थे कि हम यहाँ पर, आप लोग असभ्य हैं, हम यहाँ पर आपको क्या है, सभ्य बनाने आए हैं। ब्रिटिश श्रेष्ठता स्थापित करना जो है, ये तीन प्रमुख कारण हैं, वो किसके हैं? सहायक संधि के। ठीक है, ये तीन क्या है, प्रमुख कारण थे सहायक संधि के। इतनी चीजें हमें जाननी है कि सहायक संधि के कारण क्या थे, ये तो बताया। अब सहायक संधि क्यों लाई गई, ये तो पता चल गया। अब सहायक संधि थी क्या, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, और कौन सा पहला ऐसा राज्य था जो सबसे पहले सहायक संधि को अपनाएगा, और किन किन परिस्थितियों में किन किन राज्यों ने सहायक संधि को अपनाया था, ये सब हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, गुड बाय।